आज हम परावर्तक दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इससे पहले हम अपवर्तक दूरदर्शी के बारे में पढ़ चुके हैं। अपवर्तक दूरदर्शी में हमने देखा था कि उसमें जो अपदृश्यक लेंस था, उस अपदृश्यक लेंस का द्वारक और फोकस दूरी अधिक रखी गई थी, क्योंकि जब उसमें अपदृश्यक लेंस का द्वारक और फोकस दूरी अधिक थी तो तब जाके अपवर्तक दूरदर्शी के द्वारा वस्तु का चमकीला और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसमें वस्तु के प्रतिबिंब को चमकीला और स्पष्ट देखने के लिए ही अपवर्तक दूरदर्शी में अपदृश्यक लेंस का द्वारक बड़ा और फोकस दूरी भी अधिक रखी जाती है। परंतु बड़े द्वारक को लेने से अपदृश्यक लेंस में जो उत्तल लेंस होता है उसमें गोलीय विपतन का दोष आ जाता है। गोलीय विपतन का दोष का मतलब है कि जब उस अपदृश्यक लेंस का द्वारक बड़ा होगा तो बड़ा द्वारक होने की वजह से उसके अलग अलग पार्ट अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष पर अलग अलग बिंदुओं पर फोकस करेंगे। यानी जो प्रकाश किरणें उस उत्तल लेंस के बीच में पड़ेंगी वो मुख्य अक्ष पर ज़्यादा दूर जाकर मिलेंगी, और जो प्रकाश किरणें उस उत्तल लेंस के किनारों पर आपतित होंगी वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर नज़दीक मिलेंगी। तो अर्थात एक ही उत्तल लेंस पर किनारे और बीच में आपतित होने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर अलग अलग मिल रही हैं। तो इससे जो है मुख्य अक्ष पर अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, और यही दोष कहलाता है गोलीय विपतन का दोष। तो ये दोष तब उत्पन्न होता है जब द्वारक बढ़ा लिया जाता है, चाहे वो उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे वो दर्पण भी हो। तो बड़ा द्वारक लेने की वजह से गोलीय विपतन का दोष उत्पन्न हो जाता है, और इसमें जो बड़ा द्वारक होता है उसके अलग अलग हिस्से अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात अलग अलग बिंदुओं पर मिलाते हैं। अब इस दोष को दूर करने के लिए यहाँ पर जो है लेंस के स्थान पर एक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और तब ये जो दूरदर्शी है वो कहलाता है परावर्तक दूरदर्शी। अपवर्तक दूरदर्शी में एक दोष और होता है इसमें कि इसमें जो अपदृश्यक लेंस होता है उस अपदृश्यक लेंस अर्थात वो उत्तल लेंस है, तो अपदृश्यक लेंस की वहाँ पर द्वारक बड़ा होने के साथ साथ उसकी फोकस दूरी भी अधिक होती है। तो अपदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक होने के कारण उसमें वर्ण विपतन का दोष भी आता है। वर्ण विपतन का दोष का मतलब है कि वो जो अपदृश्यक लेंस है जिसकी फोकस दूरी अधिक है, तो अधिक फोकस दूरी होने की वजह से वो अपने ऊपर आपतित श्वेत प्रकाश में से अलग अलग रंग की किरणों को मुख्य अक्ष पर अलग अलग बिंदुओं पर अपवर्तन के पश्चात मिलाता है। यानी लाल रंग की जो प्रकाश किरणें आपतित होंगी वो अपवर्तन के पश्चात किसी और बिंदु पर मिलेंगी, बैंगनी रंग की प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात किसी और बिंदु पर मिलेंगी, येलो रंग की किरणें जो हैं अपवर्तन के पश्चात किसी और बिंदु पर मिलेंगी। तो अर्थात एक ही उत्तल लेंस पर अधिक फोकस दूरी होने की वजह से वहाँ पर जो है अलग अलग रंग की प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष पर अपवर्तन के पश्चात अलग अलग बिंदुओं पर मिल रही हैं, जिससे कि अलग अलग रंग की प्रकाश किरणें अलग अलग जगह पर एक ही वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। तो ये दोष कहलाता है वर्ण विपतन का दोष। तो बड़ा द्वारक होने की वजह से गोलीय विपतन और अधिक फोकस दूरी होने की वजह से वर्ण विपतन का दोष आता है ये अपदृश्यक लेंस में, जो कि अपवर्तक दूरदर्शी में प्रयुक्त किया गया था। तो इस दोष को, इन दोनों दोषों को दूर करने के लिए यहाँ पर परावर्तक दूरदर्शी में अपदृश्यक लेंस के पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और इससे जो है अवतल दर्पण का उपयोग करने से यहाँ पर गोलीय विपतन और वर्ण विपतन के दोष दूर हो जाते हैं। गोलीय विपतन के दोष को पूर्णतया दूर करने के लिए अवतल दर्पण की जगह पर परवलयाकार अवतल दर्पण का भी उपयोग करते हैं, जिससे कि गोलीय विपतन का दोष भी पूरी तरह से दूर हो जाता है। और अवतल दर्पण प्रयुक्त हो रहा है तो दर्पण को प्रयुक्त करने पर वर्ण विपतन का दोष उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो है इसका किरण आरेख है, ये परावर्तक दूरदर्शी का किरण आरेख है। इसमें एक चौड़ी नली होती है इस आकार की, ये चौड़ी नली होगी ये, तो ये चौड़ी नली आएगी ऐसे। तो ये जो चौड़ी नली आएगी, इस चौड़ी नली के एक सिरे पर यहाँ पर ये अवतल दर्पण लगा है, ये वाला
M1 ये अवतल दर्पण है। और इस चौड़ी नली का दूसरा सिरा क्या होगा, ये इस तरफ, ये नली का दूसरा सिरा इस तरफ जो है खुला होगा। तो चौड़ी नली का दूसरा सिरा जो खुला होता है वो जो है वस्तु की ओर होता है। तो यहाँ पर जो है AB एक वस्तु है और यहाँ पर ये जो इस चौड़ी नली के दूसरे सिरे पर यहाँ पर ये अवतल दर्पण M1 लगा है। इस अवतल दर्पण के फोकस बिंदु से, जैसे इसका फोकस बिंदु यहाँ पर ये A डबल डैश है, यहाँ पे ये इसका फोकस बिंदु है। तो इस अवतल दर्पण के फोकस बिंदु से थोड़ा पहले यहाँ पर एक समतल दर्पण M2 लगा रखा है। तो अवतल दर्पण से के फोकस से कुछ पहले एक मुख्य अक्ष पर एक समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर यहाँ पर व्यवस्थित रहता है, फिट रहता है। और इस समतल दर्पण के सामने यहाँ पर एक नली और लगी होती है, इस खुली नली। तो इस नली के दूसरे सिरे पर एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसको हम कहते हैं नेत्र का लेंस। ये कौन सा लेंस है, नेत्र का लेंस। और ये लेंस प्रेक्षक के नेत्र की ओर होता है। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से यहाँ पर एक चौड़ी नली होगी, जिस चौड़ी नली के यहाँ पे एक छोर पर एक सिरे पर अवतल दर्पण है, दूसरा सिरा जो चौड़ी नली का खुला है वो वस्तु की ओर है, दूर स्थित वस्तु की ओर है। और अवतल दर्पण के फोकस बिंदु से थोड़ा पहले यहाँ पर 45 अंश के कोण पर यहाँ पर समतल दर्पण M2 है। और इस समतल दर्पण के सामने एक नली, संकरी नली और लंबी नली होगी। यह उस नली के एक छोर पर क्या लगा होगा, उत्तल लेंस लगा होगा। ये उत्तल लेंस कम फोकस दूरी है, छोटे द्वारक का होगा। इस उत्तल लेंस की तरफ से प्रेक्षक वस्तु के प्रतिबिंब को देखता है। तो अब इसमें देखते हैं इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके लिए किरण आरेख क्या है। तो यहाँ पर एक दूर स्थित वस्तु AB दर्शा रखी है। इस AB से ये प्रकाश किरणें, दूर वाली वस्तु से प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं। ये प्रकाश किरण और ये वाली प्रकाश किरण समांतर आई। ये समांतर प्रकाश किरणें जब अवतल दर्पण पर पड़ी, तो अवतल दर्पण पर पड़ने के पश्चात जैसे ये वाली किरण आई तो ये अल्फा कोण पर आपतित हुई। इस दर्पण की मुख्य अक्ष पर, ये दर्पण की मुख्य अक्ष है, ये PA ये दर्पण की मुख्य अक्ष है। तो ये प्रकाश किरण दर्पण पर अल्फा किरण पर आपतित हुई और अपवर्तन, ये अब क्या होगा, दर्पण इसका परावर्तन करेगा। तो ये आपतन कोण यहाँ अल्फा हो गया, तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, यहाँ पे अल्फा होगा। तो ये दर्पण अल्फा परावर्तन कोण पर इस किरण को परावर्तित कर देता है इधर की ओर। ऐसे ये दूसरी समांतर आपतित किरण है, ये वाली, ये किरण भी इस अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात इस दिशा में ये मुड़ गई। अगर यहाँ पर ये समतल दर्पण न होता तो ये दोनों परावर्तित किरणें ये यहाँ पर B डबल डैश पर मिलती, परंतु अर्थात B डबल डैश पर इस वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनता, शीर्ष B का प्रतिबिंब बनता B डबल डैश। अब जो है पूरी वस्तु AB का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए B डबल डैश से इस दर्पण की मुख्य अक्ष पर ये लंब पड़ा। तो ये B डैश, B डबल डैश, A डबल डैश, ये अवतल दर्पण के, केवल अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु AB का बनाया हुआ प्रतिबिंब होता। पर ये तब होता जबकि ये यहाँ पर समतल दर्पण न होता। परंतु यहाँ पर समतल दर्पण होने की वजह से यहाँ पर समतल दर्पण 45 अंश के कोण पर है, मुख्य अक्ष से 45 अंश के कोण पर है लगा हुआ। तो इस समतल दर्पण होने की वजह से क्या होता है, अवतल दर्पण जो किरणें परावर्तित करता है वो किरणें परावर्तित होते हुए समतल दर्पण पर आपतित हो जाती हैं, समतल दर्पण पर टकराती हैं। और समतल दर्पण अपने ऊपर आने वाली इन किरणों को, जैसे किरण आ रही है, ये पुनः इनका परावर्तन करता है। और परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें कहाँ की ओर जाती हैं, ये जाती हैं उत्तल लेंस की ओर। ठीक है, जैसे ये एक दूर से किरण आ रही थी, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये समतल दर्पण पर टकराई, समतल दर्पण ने इसका परावर्तन इस दिशा में कर दिया और ये आगे उत्तल लेंस की ओर गई। ऐसे दूसरी समांतर किरण आई दूर से, वो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात आगे बढ़ी, समतल दर्पण पर टकराई, समतल दर्पण ने इसका परावर्तन किया इस ओर और ये भी आगे बढ़कर उत्तल लेंस की गई, उत्तल लेंस की ओर गई समतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात। अब उत्तल लेंस पर जब ये किरणें आपतित होती हैं तो उत्तल लेंस से पहले ये समतल दर्पण क्या बना चुका है, यहाँ पर B डैश पर इस वस्तु, दूर स्थित वस्तु AB का प्रतिबिंब का शीर्ष बना चुका है। तो पूरी वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए यहाँ से मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं। ये मुख्य अक्ष उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष है।
तो यहाँ पर उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंब डाला तो बी डैश ए डैश ये जो है ये इस समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है। ठीक है, क्योंकि इस समतल दर्पण ने जो किरणें परावर्तित की वो परावर्तित किरणें बी डैश पर मिली, तो परावर्तित किरणें जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस प्रकार से बी डैश ए डैश दूर स्थित वस्तु ए बी का समतल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है। अब ये जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश ये इस उत्तल लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का समायोजन किया जाता है, इस संकरी नली होती है जो यहाँ पर इसको अंदर बाहर इस प्रकार से खिसकाते हैं कि ये ए डैश बी डैश जो यहाँ पर बना ये प्रतिबिंब ये उत्तल लेंस के लिए क्या है, ये इसके लिए वस्तु है। तो ये जो ए बी है ए डैश बी डैश है ये ए डैश बी डैश इस उत्तल लेंस ए बी के प्रथम फोकस और लेंस के बीच में आना चाहिए। तो यानी ए डैश बी डैश उत्तल लेंस और इसके प्रथम फोकस एफ ई डैश के बीच में कहीं पर आना चाहिए। तो इस समय ये इनके बीच में है। तो ऐसी स्थिति में ये उत्तल लेंस इस ए डैश बी डैश का सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी बनाएगा और बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। तो उत्तल लेंस अपने फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित ए डैश बी डैश वस्तु की तुलना में बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश ये ए ट्रिपल डैश और बी ट्रिपल डैश ये बी ट्रिपल डैश है, ए ट्रिपल डैश है। तो बी ट्रिपल डैश ए ट्रिपल डैश प्रतिबिंब बनाता है। ये प्रतिबिंब इस ए बी की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है और वस्तु की तरफ होता है, इधर की ओर हो गया। तो यहाँ पर एक तो वस्तु तो होगी ए बी, ए डैश बी डैश ये ए डैश बी डैश इस अवतल दर्पण और समतल दर्पण दोनों के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है और केवल अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है ए डबल डैश बी डबल डैश। और उत्तल लेंस के लिए वस्तु कौन है, ए डैश बी डैश। तो उत्तल लेंस ने अपने फोकस और लेंस के बीच स्थित इस वस्तु ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाया, ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश ये वाला। ठीक है, ये वाला प्रतिबिंब जी ये बना, ये ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश है। तो ये बना यहाँ पे प्रतिबिंब। अब जो है यहाँ पर वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण अगर हम देखें तो वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण के लिए हम क्या करते हैं, वस्तु ये है अनंत पे, तो इससे ही प्रकाश किरण आई, ये अवतल दर्पण पर एल्फा कोण पर आपतित हुई। ठीक है, तो यही एल्फा कोण जो है वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण भी माना जाएगा, क्योंकि वस्तु से अवतल दर्पण की जो दूरी है वही वस्तु से हम नेत्र की दूरी भी मान सकते हैं, क्योंकि वस्तु बहुत दूर है। तो वस्तु से नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण क्या माना जाएगा इस समय, एल्फा। और अंतिम प्रतिबिंब यानी ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश से इस पर बनाया गया प्रतिबिंब, नेत्र पर बनाया गया प्रतिबिंब या उत्तल लेंस पर बनाया गया प्रतिबिंब ये है बीटा। तो वो कैसे बना, इस ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश दोनों के शीर्ष और पुच्छ से हमने प्रकाशिक केंद्र को मिला दे, एक ये बना ये, तो ये प्रतिबिंब हो गया बीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 10 बीटा 10 अल्फा के मान निकालेंगे और उससे हम जो है आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं। तो देखिए 10 बीटा हम कैसे निकालेंगे, 10 बीटा के लिए हम वैसे ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश और ओ का यूज़ कर सकते हैं इस त्रिभुज का, पर इसका यूज़ करने से ज़्यादा आसान पड़ेगा हमको ए डैश बी डैश ओ। तो त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश से हम निकालेंगे बीटा 10 बीटा। और 10 अल्फा कैसे निकालेंगे, तो 10 अल्फा के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, ये आपतन कोण एल्फा, तो परावर्तन कोण भी क्या होगा एल्फा। तो यहाँ पर परावर्तन कोण एल्फा वाले त्रिभुज को देखिए, तो यहाँ पर ए डबल डैश बी डबल डैश और ओ, तो ओ ये सॉरी पी है, पी ए डबल डैश बी डबल डैश इस समकोण त्रिभुज में ये एल्फा कोण बन रहा है, इससे हम 10 अल्फा निकाल देंगे। तो इसके लिए लंब हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश, आधार हो जाएगा पी ए डबल डैश। ध्यान रहे ये जो यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए जो ये प्रतिबिंब बना ए डबल डैश बी डबल डैश, ये अवतल दर्पण के द्वितीय फोकस तल, इसके फोकस तल पे बनता है। तो यानी इस ए डबल डैश की पी से दूरी क्या होगी, वो होगी फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण से ए डबल डैश की दूरी होगी फोकस दूरी के बराबर। तो ये दूरी कितनी आ गई, माना इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी है एफ ओ, तो ये पी ए डैश डबल डैश माना जाएगा एफ ओ। ऐसे ही ये जो है 10 बीटा अगर हम निकालेंगे, 10 बीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार में यहाँ 10 बीटा के लिए लंब तो हो जाएगा ए डैश बी डैश, आधार हो जाएगा ओ ए डैश। तो ओ ए डैश माने इस वस्तु की इस लेंस से दूरी, क्योंकि ये इस लेंस के लिए वस्तु है, तो ये दूरी हमने माइनस यू ई मान रखी है, आई लेंस है तो यू ई लिखा है, बाईं तरफ है तो इसलिए माइनस आया है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम जो है इसमें
अब आवर्धन क्षमता का मान निकालेंगे। तो आवर्धन क्षमता का मान ये आ गया कि m बराबर आवर्धन क्षमता m बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण। तो माना अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना जो दर्शन कोण है वह है बीटा और वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण है अल्फा। तो m बराबर बीटा बटे अल्फा। हम जानते हैं कोण बहुत छोटे होते तो हम इस बीटा को tan बीटा अल्फा को tan अल्फा लग देते हैं। तो m बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा। तो m बराबर आ जाएगा, अब tan बीटा का मान मैंने भी बताया a डैश b डैश बटे o a डैश। ये देखिए tan बीटा इस त्रिभुज से, तो tan बीटा बराबर लंब a डैश b डैश बटे o a डैश। तो a डैश b डैश बटे o a डैश आ जाएगा tan बीटा का मान। वही हमने यहाँ पर प्रयुक्त किया tan बीटा यहाँ पे a डैश b डैश बटे o a डैश और tan अल्फा। तो tan अल्फा के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, ये tan अल्फा के लिए ये वाला त्रिभुज b डबल डैश a डबल डैश और p का। तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा लंब b डैश a डैश बटे आधार p a डैश। तो b डैश a डैश अपॉन p a डैश। तो यही हमने tan बीटा का मान रखा, tan अल्फा का मान रखा। तो tan अल्फा बराबर आ गया a डबल डैश b डबल डैश बटे o a डबल डैश। अब इसमें यहाँ पर पहला गुणा गया चौथा अंश में, तो a डैश b डैश गुणा गया o a डबल डैश अंश में आ गया। हर में क्या आया a डबल डैश b डबल डैश इंटू o a, ठीक है। दूसरा गुणा गया चौथा हर में आ गया। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, a डैश b डैश और a डबल डैश b डबल डैश ये बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि चित्र में ये यहाँ पे a डैश b डैश और a डबल डैश b डबल डैश, इसको चित्र में देखिए। ये जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण के लिए यहाँ पर ये a डैश b डैश क्या इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, और जो ये a डबल डैश b डबल डैश था ये इस समतल दर्पण के लिए एक आभासी वस्तु है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु और उसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है। तो a डबल डैश b डबल डैश और a b ये क्या है, समतल दर्पण के लिए वस्तु और प्रतिबिंब में, तो इन दोनों की ऊंचाई बराबर होगी। तो a डबल डैश b डबल डैश और a डैश b डैश ये आपस में बराबर है। तो क्योंकि a डैश b डैश और a डबल डैश b डबल डैश ये बराबर हो गए, तो हम इनके मान बराबर उनकी वजह से कट जाएंगे और m बराबर आ जाएगा o a डबल डैश अपॉन o a डैश। अब o a डबल डैश क्या चीज़ है, तो o a डबल डैश तो यहाँ पर जो ये आवर्धन क्षमता m का मान आया, ये आया यहाँ पे बीटा tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा का मान हमने कहा a डैश b डैश बटे o a डैश और tan अल्फा का मान है a डबल डैश b डबल डैश बटे p a डबल डैश। तो m बराबर हो गया a डैश b डैश अपॉन a डबल डैश b डबल डैश इंटू p a डबल डैश अपॉन o a डबल डैश। ये o नहीं था, ये p था, तो p a डबल डैश होना न कि o a डबल डैश, गलती में हो गया वो। m बराबर आ गया यहाँ पे, ये दोनों क्योंकि बराबर थे अभी डिस्कस हुआ से, तो ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर m बराबर आ गया p a डबल डैश अपॉन o a डैश। और यहाँ चित्र में दिख भी रहा है m बराबर आ गया m बराबर आ गया p a डबल डैश। ये दूरी है आपकी इस वस्तु की इस अवदर्शक के दर्पण, अवदर्शक दर्पण, ये जो दर्पण है यहाँ पे परवल ये अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के ध्रुव P से a डैश की जो दूरी है ये आएगी फोकस दूरी FO, ये इसकी फोकस दूरी है। क्योंकि अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब ये अवतल दर्पण कहाँ पर बनाएगा, अपने फोकस पे बनाएगा। तो ये फोकस बिंदु होना चाहिए इस अवतल दर्पण का। तो a डबल डैश P का मान आएगा फोकस दूरी FO के बराबर, FO इसकी फोकस दूरी है। और ऐसे ही o a डैश जो है ये इसके लिए वस्तु है, तो इस वस्तु की से दूरी हो जाएगी माइनस UE। तो हम ये मान अगर यहाँ पर रखें सूत्र में, तो m बराबर p a डबल डैश के पे लिख दिया FO और o a डैश के पे लिख दिया माइनस UE। और ऐसा करके इसमें m बराबर आ गया माइनस FO अपॉन UE, जहाँ FO क्या है, जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी, और UE क्या है, नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी, ये UE है। अब हम यहाँ पर विशेष स्थिति देखते हैं इसमें कि विशेष स्थिति में कि यदि यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने, तो यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने तो उस समय यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो तब हम
अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे तभी बनेगा जबकि वस्तु कहाँ पर होगी, फोकस बिंदु पे होगी। तो यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने, यानी इस उत्तल लेंस के द्वारा इस वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पे बने। तो ये अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे तभी बनेगा जब ये वस्तु कहाँ पर होगी, इसे फोकस पे होगी। तो तब ये यू ई दूरी क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी इस लेंस से यहाँ तक की दूरी, यानी फोकस दूरी। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तब यू ई का मान हम किसके बराबर रख देंगे, इस नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई के बराबर। इसकी फोकस दूरी एफ ई है, ठीक है। तो हम उस समय एफ ई बराबर यहाँ पर ये यू ई बराबर एफ ई रख देंगे और तब आवर्धन क्षमता का सूत्र आ जाएगा। जो आवर्धन क्षमता का सूत्र है एम बराबर माइनस एफ ओ अपॉन यू ई लिख देते, यू ई के स्थान पे क्या लिख देंगे, एफ ई। कब, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो आवर्धन क्षमता एम बराबर आ जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। दूसरा एफ ई क्या है, इसमें नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। एफ ओ क्या है, जो अवदर्शक में अवतल दर्पण है उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब सेकंड केस, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो उस समय जो प्रतिबिंब होगा नेत्रिका लेंस के लिए उसकी दूरी हो जाएगी वी ई। तो वी ई बराबर लेंगे माइनस डी। तो यानी इसका मतलब क्या है कि यदि ये अंतिम प्रतिबिंब ये वाला ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बने तो तब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये ली जाएगी माइनस डी। तो वी ई बराबर, ये दूरी वैसे वी ई होती है, नेत्रिका से अंतिम प्रतिबिंब की दूरी वी ई। तो वी ई बराबर लेंगे डी और बल्कि माइनस डी, और तब हम लेंस के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है तो उस समय वी बराबर माइनस डी लेने पर और लेंस के सूत्र 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f का उपयोग करने पर हम यहाँ पर ये देखते हैं 1/v के स्थान पर आ गया 1/-d माइनस, फिर 1/u के स्थान पे 1/u के स्थान पर आ गया 1/-ue और f के स्थान पर आ गया fe। तो ये हो गया 1/-d माइनस ऑफ 1/-ue इक्वल टू 1/fe। तो इसमें जो है ये माइनस माइनस का प्लस हो गया 1/ue इक्वल्स टू आ गया, ये माइनस वाला इधर चले गया, ये 1/ue बराबर आ गया 1/d प्लस 1/fe। अब दोनों तरफ हमने FO से गुणा किया। FO से इसलिए गुणा किया क्योंकि आवर्धन क्षमता का जो सूत्र था उसमें FO अंश में था, ये m बराबर FO/UE था। तो हम यहाँ पर FO/UE का मान निकालेंगे। तो हम यही निकाल रहे हैं कि 1/UE बराबर 1/d प्लस 1/fe। तो यहाँ पर FO से दोनों तरफ गुणा किया तो FO/UE बराबर FO/d प्लस FO/fe। अतः फिर यहाँ से हमने ये FO/fe बाहर कॉमन ले लिया तो ये आ गया FO/fe और ब्रैकेट में क्या रह गया, इसके पे 1 और इसके पे प्लस FE/d। तो FO/UE का मान आ गया FO/fe इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस FE/d। अब FO/UE का ये जो मान है ये हम कहाँ रखेंगे, ये हम रखेंगे इसमें जो हमने आवर्धन क्षमता का सूत्र निकाला था m बराबर माइनस FO/UE। तो FO/UE का ये मान यहाँ रख देंगे और तब आ जाएगा हमारे पास आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस ये FO/fe ये वाला मान रखने पे माइनस FO/fe इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस FE प्लस d। तो ये जो सूत्र आया आवर्धन क्षमता का, ये सूत्र तब आया जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब परावर्तक दूरदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी में कौन श्रेष्ठ है, तो अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में परावर्तक दूरदर्शी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वो क्यों, इसका कारण ये है कि जो परावर्तक दूरदर्शी होता है तो परावर्तक दूरदर्शी में प्रकाश का अवशोषण बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें उत्तल लेंस के पे जो अवदर्शक उत्तल, जो अपवर्तक दूरदर्शी में अवदर्शक लेंस में था उत्तल लेंस वाला, उसके स्थान पर हम यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो परावर्तक दूरदर्शी अपने ऊपर आपतित प्रकाश का बहुत कम अवशोषण करता है, क्योंकि इसमें उत्तल लेंस की पे यहाँ पे वस्तु की ओर अवतल दर्पण होता है, ये कम अवशोषण करता है प्रकाश का। और इसके द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में अधिक चमकीला बनता है, क्योंकि प्रकाश का अवशोषण कम करता है। दूसरा, जो परावर्तक दूरदर्शी होगा उससे बना जो प्रतिबिंब होगा उसमें वर्ण विपतन का दोष नहीं होगा। परावर्तक दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष नहीं होगा, क्योंकि इसमें अवदर्शक लेंस के स्थान पर
अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता। वर्ण विपतन का दोष जो है लेंसों में पाया जाता है। तीसरा कि परावर्तक दूरदर्शी में जो ये परावर्तक दूरदर्शी है, इसमें जो है गोली विपतन का दोष बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब गोली विपतन का दोष पूरी तरह से दूर करने के लिए हम परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण के स्थान पे परवलयाकार अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर अभिदर्शक में अवतल दर्पण के स्थान पे परवलयाकार दर्पण का उपयोग करें, तो वैसा करने पर इसमें वर्ण विपतन का दोष पूरी तरह से दूर हो जाता है। तो अर्थात कि परावर्तक दूरदर्शी में परवलयाकार दर्पण अभिदर्शक के रूप में प्रयुक्त करने पर गोली विपतन का दोष पूरी तरह से दूर हो जाता है। और इसमें जो दर्पण, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे परवलयाकार दर्पण हो, इसको प्रयुक्त करने से वर्ण विपतन का दोष भी दूर हो जाता है। तो परवलयाकार दर्पण प्रयुक्त करने पर, अभिदर्शक के रूप में प्रयुक्त करने पर वर्ण विपतन, गोली विपतन दोनों दोष पूरी तरह से दूर हो जाते हैं, जबकि ये दोनों दोष अपवर्तक दूरदर्शी में विद्यमान रहते हैं। परावर्तक दूरदर्शी में जो बड़े द्वारक का दर्पण होता है, उसको तैयार करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। उसका जो खर्च होता है वो भी कम होता है, उसका मूल्य कम होता है, बजाय किसके, अपवर्तक दूरदर्शी में प्रयुक्त अभिदर्शक उत्तल लेंस के। तो अपवर्तक दूरदर्शी में जो अभिदर्शक लेंस होता है वो बड़े द्वारक का होता है, बड़ी फोकस दूरी का होता है, तो उसको तैयार करना कठिन होता है। इसलिए जो है अपवर्तक दूरदर्शी की जगह पे परावर्तक दूरदर्शी इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसमें जो अवतल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, तो अवतल दर्पण को प्रयुक्त करने में, इसको तैयार करने में अपेक्षाकृत कम कठिनाई होती है और इसका खर्चा भी कम आता है। इसीलिए जो है इन सभी कारणों से परावर्तक दूरदर्शी को अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। और ये जो अपवर्तक और परावर्तक दूरदर्शी हैं, ये खगोलीय पिंडों को देखने के काम आते हैं। पृथ्वी पर दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब देखने के लिए हम जो हैं पार्थिव दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। और पार्थिव दूरदर्शी का जो उपयोग है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें दो उत्तल लेंसों के बीच में कोई लेंस या कोई एक और लेंस लगा देंगे, जिससे कि वो पार्थिव दूरदर्शी बन जाएगा, जो कि पृथ्वी पर दूर स्थित वस्तुओं को देखने के काम आता है। इसमें अंत में इसमें आवर्धन क्षमता पर न्यूमेरिकल आता है कई बार। तो इसके न्यूमेरिकल आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है, अलग कंडीशन पे इनको देख के हम इनके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। और ये दोनों अपवर्तक और परावर्तक दूरदर्शी ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद ये प्रकाशित उपकरण पूरे हो गए। अब जो है नया टॉपिक चलेगा कि इसमें जो नई यूनिट होगी हम उसको चलाएंगे कि प्रकाश की तरंग प्रकृति या प्रकाश का तरंग सिद्धांत, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।